नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी अफेयर्स में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 6 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, और थोड़ा सा इसके पास्ट के बारे में जानेंगे ताकि हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से समझ सकें। तो जैसे इस मैप को अगर हम लोग देखें तो ये मैप 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन का मैप है, और हम देख सकते हैं कि टोटल 12 कंट्रीज फॉर्म होती हैं, जिसमें से रशिया सबसे बड़ी है, और इन्हीं 12 कंट्रीज में से एक यूक्रेन है। आज की डेट में ये 12 कंट्रीज ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम से भी जानी जाती हैं। तो अगर ये कहें कि 1991 से पहले यूक्रेन वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता था तो वो सही होगा, क्योंकि उससे पहले वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन को यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस मिलती है। इंडिपेंडेंस के बाद यूक्रेन अपना लैंड बॉर्डर रशिया और यूरोपियन यूनियन इन दोनों से शेयर करता है। जियो स्ट्रेटेजिकली यूरोपियन पॉलिटिक्स में यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह काम करता है, और इसकी पोजीशन की वजह से यूक्रेन की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सबको पता है कि रशिया की आइडियोलॉजी और यूरोपियन यूनियन या नेटो की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए यूक्रेन जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूक्रेन में लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और कई एथनिक ग्रुप्स लैंग्वेज के बेसिस पे हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन सभी एथनिक्स ग्रुप में से या इस सभी लैंग्वेज डाइवर्सिटी में दो लैंग्वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहली यूक्रेनियन लैंग्वेज, दूसरी रशियन लैंग्वेज। तो अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, क्योंकि ज्योग्राफी हमें बता देती है कि किस रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, तो ये जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का, ये रीजन रशिया से डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो ये वाला ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन जो हुआ, ये रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटी रीजन है, और ये जो वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन हुआ यूक्रेन का, ये यूक्रेनियन स्पीकिंग मेजॉरिटी रीजन है। रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं, ईस्टर्न डोनबास रीजन को लेके और क्रीमियन पेनिनसुला को लेके। क्रीमिया का नाम तो हम लोगों ने पहले भी सुना है। 2014 में रशिया ने इसे एनेक्स कर लिया था, जब यूक्रेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और उसी टाइम से रशिया ईस्टर्न का ये जो डोनबास रीजन है, यहाँ पे सेपरेटिस्ट को भी सपोर्ट करता रहा है। लुहांस्क और डोनेस्क, इन दोनों को कलेक्टिवली डोनबास रीजन बोला जाता है। रशिया के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो इन दोनों रीजन्स को क्लेम करता है, और क्रीमिया को तो उसने एनेक्स ही कर रखा है, जिसकी वजह से जो G8 की ग्रुपिंग हुआ करती थी उसमें से रशिया को निकाल दिया गया, और आज की डेट में ये G8 G7 बन चुका है। तो अगर हमें रशियन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो पिछले 10-12 साल में यूक्रेन की पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ हमें वो भी समझना होगा। तो उसे समझने के लिए हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि 2014 में जो 2014 में जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा था, क्योंकि पूरे यूक्रेन में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसे यूरोमेड प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था। विक्टर यानुकोविच एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। इनकी पॉलिसीज रशिया की तरफ ज़्यादा लीन थी एज कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन या नेटो। साथ ही साथ इनके ऊपर कई करप्शन के चार्जेस थे, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी आरोप लगते रहे थे, जिसकी वजह से जो आम यूक्रेनियंस थे उनमें काफ़ी गुस्सा था इनके अगेंस्ट, और 2014 आते आते मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इस लेवल पे प्रोटेस्ट हुए कि इन्हें और इनकी कुछ ऑफिसर्स को देश छोड़ के ही भागना पड़ गया। तो 2014 में हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ गई थी यूक्रेन में, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया रशिया ने। 2014 मार्च में रशियन फोर्सेस ने एनेक्स किया क्रीमिया को और अपने अंदर शामिल कर लिया, जिसे आज भी यूएन और बाकी सभी कंट्रीज ये कहते हैं कि रशिया ने फोर्सफुली क्रीमिया को एनेक्स करके रखा हुआ है। और सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, रशिया ने ये जो डोनबास रीजन है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, यहाँ पे भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड किए, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, सेपरेटिस्ट और लेबल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अब कोई भी रेबल ग्रुप या कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप जब तक उसको प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग ना मिले, वो कंट्री की रेगुलर आर्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से इस रीजन में ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया जाता है।
अब मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है, जो कि यूक्रेन और रशिया दोनों की नेबरिंग कंट्री है। बेलारूस का स्टैंड मोस्टली प्रो रशियन होता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो उसमें बेलारूस रशिया की हेल्प कर रहा है। रशियन फोर्सेस बेलारूस के जरिए भी, बेलारूस के रास्ते भी यूक्रेन में एंटर कर रही हैं। और अभी जो पीस मीटिंग हुई थी वो भी बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे ही हुई थी। तो बेलारूस एक अहम रोल प्ले करता है यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट बेलारूस में साइन हुआ था 2014 में, इसकी पार्टीज थी यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। अब हम कहेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में डिस्प्यूट है तो फ्रांस और जर्मनी क्यों? तो फ्रांस और जर्मनी एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे थे, मध्यस्थता का काम कर रहे थे, मीडिएटर का काम कर रहे थे, ताकि जो डॉनबास रीजन में वॉर चल रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन मिन्स्क एग्रीमेंट फेल हो जाता है। इसके बाद 2015 में मिन्स्क 2 एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ये भी फेल हो जाता है। इन दोनों एग्रीमेंट के फेल होने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है यूक्रेन और रशिया का अपने अपने रिजर्वेशंस पे स्थिर रहना। दोनों में से कोई भी झुकने को या आगे बढ़ के बात करने को रेडी ही नहीं। यूक्रेन का साफ साफ कहना है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट इस रीजन में चाहिए है तो सबसे पहले सीज फायर करना होगा, रशियन ट्रूप्स को और इक्विपमेंट्स को विड्रॉ करना होगा उस रीजन से, और पूरे रीजन पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। और रशिया का अपना स्टैंड है कि भाई कुछ नहीं पता, हमें डॉनबास रीजन में आप ऑटोनॉमी प्रदान करिए। रशिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया एक सेंटेंस में, गिव द ऑटोनॉमी टू द डॉनबास रीजन। हम उसी पे बात करेंगे बस। अभी के जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये 2019 में इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले ये एक कॉमेडियन और एक आर्टिस्ट थे। इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला काम किया कि स्टेनमेयर फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दिया। अब स्टेनमेयर फॉर्मूला जो है वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर के द्वारा दिया गया था, जो कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने ये फॉर्मूला 2016 में एज एन अल्टरनेटिव टू मिन्स्क एग्रीमेंट दिया था, क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट तो फेल हो रहा था। तो उन्होंने एज एन अल्टरनेटिव टू मिन्स्क एग्रीमेंट अपना ये स्टेनमेयर फॉर्मूला दिया था। और इसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन डोनबास रीजन को सेल्फ गवर्निंग स्टेटस देगा आफ्टर कंडक्टिंग लोकल इलेक्शंस। मतलब ये जो डोनबास रीजन है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं, इस रीजन को सेल्फ गवर्निंग स्टेटस मिलेगा। लेकिन उससे पहले यूक्रेन गवर्नमेंट यहाँ पे लोकल इलेक्शंस कराएगी। तो यहाँ पे भी यूक्रेन ने अपनी डिमांड रखी कि पहले हमको कंप्लीट सीजफायर चाहिए, विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स चाहिए फ्रॉम द रीजन। और रशिया ने क्लियरली कह दिया फिर से कि भैया पहले इलेक्शन कराओ, ऑटोनॉमी दो, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ बात करने ही नहीं वाले। तो यहाँ पे फिर डेडलॉक की स्थिति बन गई, और फिर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब हम लोगों को ये जानने की जरूरत है, अभी तक तो हमने देखा कि भाई दोनों यूक्रेन और रशिया के बीच में रिलेशंस पिछले 10-12 साल में कैसे रहे हैं। तो पीछे जो भी हमने समझा उसमें भी कह सकते हैं कि काफी टेंस रिलेशन रहे हैं। तो अब हमें ये जानना है कि रशिया का इंटरेस्ट क्या है यूक्रेन में, क्यों रशिया सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता रहा है, क्यों वो डॉनबास रीजन को और क्रीमिया को अपना हिस्सा बताता रहा। तो जो सबसे पहला रीजन निकल के आता है वो ये कि यूक्रेन एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, और उसका जो वेस्ट बॉर्डर है वो शेयर करता है वो यूरोपियन यूनियन के साथ। यहाँ पे उसे लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो वो रशियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट का काम करेगा। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। और 2008 से ये बात चल रही है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए। वेस्टर्न कंट्रीज का यूक्रेन में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वो एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, और यूएसए जैसी कंट्रीज चाहते हैं कि वो अपनी मिसाइल्स यूक्रेन में प्लेस कर सकें ताकि रशिया को दबाव में लिया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो और नेटो कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती, कई ऐसी नेटो कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, बट जितना थ्रेट रशिया को यूक्रेन से लगता है उतना बाकी किसी कंट्री से नहीं लगता। इसकी एक ये वजह ये भी है कि मॉस्को जो रशियन कैपिटल है वो यूक्रेन के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू अदर नेटो मेंबर्स विच शेयर बॉर्डर विद रशिया। ऐसे ये भी कहा जाता है कि अगर यूएसए आज अपनी मिसाइल्स स्टेशन कर दे यूक्रेन में तो वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूज करके 5 मिनट पे मॉस्को पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, और अगर टॉम हॉक मिसाइल्स को यूज करे तो लगभग 35 मिनट का समय लगेगा मॉस्को को टारगेट करने में। तो रशिया इस चीज को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। बार बार
रशिया ने यूएसए और वेस्ट और नाटो से कहा है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स। और यूएसए ने भी कहा है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट यूएसए ने हमेशा इंटरफेयर किया है इन द नेम ऑफ एड एंड डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से रशिया को हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट लगता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि रशिया का जो इंटरेस्ट है यूक्रेन में, वो है नेचुरल रिसोर्सेस। यूक्रेन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफ़ी रिच है। यहाँ पे कई नेचुरल गैस के क्या कहते हैं भंडार मिले हैं, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा वीट और कॉर्न का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है ये यूक्रेन। तो इस वजह से भी रशिया का इंटरेस्ट रहा है। और ये जो लुहांस्क और डोनेस्क और ये जो क्रीमिया ये रीजन है, ये इंडस्ट्रियली काफ़ी प्रॉस्परस रीजन्स हैं, और यूक्रेनियन इकोनॉमी को ग्रो होने में इन रीजन्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए रशिया और चाहता है कि ये जो ईस्टर्न रीजन है, डॉनबास का रीजन है, इसको ऑटोनॉमी मिल सके और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रशिया उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। इसके साथ ही रशिया ने कई बार यूक्रेन पे ये भी आरोप लगाया है कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने उसे स्कैम या चीट करने की कोशिश की है। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही रशिया ने बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड, लोन्स, सब्सिडाइज्ड नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें यूक्रेन को प्रोवाइड की हैं। बट रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन ने कभी भी उसके रशियन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी ही नहीं। एक ये भी वजह रही है कि क्यों रशिया यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है, या ये कह लें कि क्यों रशिया चाहता है कि एक फ्रेंडली रिजीम हो यूक्रेन में। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करते हैं। हमने जाना रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसका पिछले पास्ट में 10-12 सालों में क्या सिचुएशंस रही वो जाना, रशिया क्यों यूक्रेन में फ्रेंडली रिजीम चाहता है ये भी हमने जाना, और आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है और इस कॉन्फ्लिक्ट पे वर्ल्ड पावर्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इजी अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।